हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन के बारे में। ऑफ द टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको सोवियत सिस्टम बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अब देखो, सोवियत सिस्टम की प्रशंसा नहीं करते रहना है, मतलब उसे बहुत लंबा नहीं खींचना है हमें। क्यों? क्योंकि चैप्टर क्या है? दी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अल्टीमेटली सोवियत सिस्टम कोलैप्स होता है, ठीक है, हमें भी वही करना है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मतलब मिखाइल गॉर्बाचेव के पास में जब प्रेसिडेंसी थी यूएसएसआर की, अगर हम समझे, व्हेन ही वाज द हेड ऑफ द यूएसएसआर, तो उनके टाइम पीरियड में पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है यूएसएसआर 1991 तक, ठीक है। तो वो चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज जानना बीच में जरूरी ये है कि जो लीडरशिप रही है सोवियत यूनियन की, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी लास्ट में यही कहा था कि जो भी था, लेकिन 1917 रेवोल्यूशन के बाद से 1991 तक एक पूरा, मतलब 100 सालों का ही स्ट्रेच ले लो आप, ठीक है, अप्रॉक्स। तो इतने लंबे समय तक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को चैलेंज करता रहा, ठीक है, सोवियत सिस्टम। तो अपने आप में बात तो थी कुछ, तो उसकी एक लीडरशिप जो है उसे समझते हैं, और किस तरह से डिसइंटीग्रेट होता है, वो डिसइंटीग्रेशन के पीछे की कहानी भी आपको मोटा माटी यही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम लीडरशिप से अगर स्टार्ट करें तो व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन की अगर बात करते हैं, अब देखो कोई मन में ऐसा नहीं सोचेगा कि हाँ व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर लेनिन भाई भाई, ठीक है, बस आप देखोगे तो उनका जो फ्रंट प्रीफिक्स है वही सेम आ रहा है, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन जो है, Vladimir Lenin was the founder of Bolshevik Communist Party, which later on get converted into कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। तो उस बॉल्शेविक पार्टी के फाउंडर लेनिन थे। लेनिन ने रेवोल्यूशन लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, और कह सकते हैं कि रशिया को कम्युनिस्ट सिस्टम बनाने में लेनिन का ही सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है, ठीक है। ही वाज द फाउंडिंग फादर, ही वाज द फाउंडिंग फादर, लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 and the founder head of the USSR during the most difficult period following the revolution, ठीक है। Why is this so? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड क्यों लिखा है। ये देखो, आपको पता है कहानी, ठीक है, थोड़ा सा पिछला वीडियो ध्यान से सुना होगा तो समझ आ जाएगा। इन्होंने क्या किया? ही वाज द फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर 17 के बाद में, 1917 रेवोल्यूशन के बाद में बना तो दिया, लेकिन अभी बना देने से काम नहीं चल जाएगा ना। और यही सबसे डिफिकल्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ना, पेरेंटिंग में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है कि जब बच्चा छोटा हो। क्यों? बड़े बच्चे हैं तो अपने आप क्या, उनको अच्छा बुरा गलत सही सब समझ में आने लगता है, लेकिन छोटे बच्चे की पेरेंटिंग में बहुत दिक्कत जाती है। आई एम नॉट अ पेरेंट, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। तो उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से अगर हम समझेंगे ना, तो जब यूएसएसआर बना था तो उसका इनिशियल फेज जो था 1917 से 24 तक, तो सिविल वॉर, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने का पूरा प्रयास, वेस्टर्न वर्ल्ड जो उसका पूरा एफर्ट लगाया गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी अभी क्या है, सर उठा ही रही है, यही कुचल दो। तो इस डिफिकल्ट टाइम में लेनिन ने कमांड संभाले रखी यूएसएसआर की, ठीक है। तो वो एक क्रेडिट दिया जाता है व्लादिमीर लेनिन को। एन आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिशियन एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है, ही वाज द प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म, क्योंकि कार्ल मार्क्स के आइडिया से ही इंस्पायर होके उन्होंने रशिया में रेवोल्यूशन लाए थे, ठीक है। थ्योरेटिशियन की अगर हम बात करें तो इनकी एक थ्योरी है बहुत अच्छी, पढ़ना, ठीक है, अगर पॉलिटिकल साइंस लोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना क्या, आउट ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ सकते हो, इंपीरियलिज्म की, ठीक है। इंपीरियलिज्म वर्ड सुना है ना आपने? तो इन्होंने क्या कहा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसका लास्ट स्टेज, या फिर कह सकते हैं क्रूअलेस्ट स्टेज क्या होता है कैपिटलिज्म का, इंपीरियलिस्ट। और उन्होंने दर्शाया अपनी थ्योरी में कि किस तरह से जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं ये इंपीरियलिस्ट बन जाती है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड अपनी कॉलोनी बना के रखी है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल इंटरेस्टिंग थ्योरीज, ठीक है, व्हेन यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, व्हेन यू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, व्हेन यू स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री, फाइन। तो my efforts are just to create a sort of love for you for the subject, ठीक है। तो an outstanding theoretician and practitioner of Marxism and a source of inspiration for communist all over the world। तो वर्ल्ड वाइड जैसे हमारे यहाँ भी देखोगे ना, एम एन रॉय वगैरह जो थे, जो कम्युनिस्ट थे, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ, इनफैक्ट बाद में लेनिन और एम एन रॉय की तो क्या हो जाती है कि दोनों की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन वर्ल्ड वाइड जितना भी कम्युनिज्म फैला है, तो उस कम्युनिज्म के आइडिया को फैलाने के लिए इंस्पिरेशन लोगों ने व्लादिमीर लेनिन से लिया, क्योंकि ये आइडिया था, उस आइडिया को रियलिटी पहली बार रशिया में इन्होंने बनाया था। तो ही वाज द फर्स्ट लीडर, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन कब से कब तक लीडर है ये भी ध्यान रखना, 17 से 24 में उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ के बाद में एक तरह से देखेंगे तो हु बिकेम द सुप्रीम ऑफ यूएसएसआर, उनकी डेथ के बाद में आप देखोगे तो स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, ठीक है, जोसेफ स्टालिन केम टू पावर। पर्सनली एक बात बताता हूं, आई लाइक द पर्सनालिटी ऑफ जोसेफ स्टालिन। मतलब उनके काम अच्छे नहीं लगे, मतलब पर्सनालिटी देखना, इनकी फोटोज देखना आप, पूरे बढ़िया मूछे हैं और एकदम कसा हुआ बदन है, ठीक है। तो जोसेफ स्टालिन की अगर हम बात करते हैं, जोसेफ, और एक चीज ये भी है, जोसेफ स्टालिन जो था ना, उनका खौफ बहुत ज्यादा था, ठीक है, लोग डरते थे इनसे।
कारण क्या था कि वो अभी आपको समझ में आएगा। तो जोसेफ स्टालिन की अगर हम बात करें, ही वॉज द सक्सेसर टू लेनिन एंड लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन। अब देखो ये पीरियड जो था तो स्टैब्लिशमेंट हो गया, लेनिन ने स्टैब्लिशमेंट करवा दिया, स्टालिन ने कंसोलिडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ठीक है। तो 1924 से 53 तक वर्ल्ड वॉर 2 मेजर इवेंट रहेगा इनके टाइम पीरियड में। प्रेसिडेंसी संभाली किसने? जोसेफ स्टालिन ने। तो ही बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्हें समझ में आ गया था स्टेट ओनरशिप करेंगे तो स्टेट ओनरशिप में दिक्कतें आएंगी, इकोनॉमिक साइज बड़ा करना होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में मैच करना होगा। तो एट टाइम्स इफ यूएसएसआर इज क्रेडिटेड फॉर द ग्रोथ, ठीक है, दैट क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन, ठीक है। स्टालिन ने एक समय पे क्या है कि ग्रोथ भी दिखाई यूएसएसआर को, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इस टाइम पीरियड में देखने को मिला, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट वो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आया था कॉस्ट बुरी थी, लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था, ठीक है। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन, फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। हाईलाइट दिस वर्ड फोर्सिबल। फोर्सिबल क्यों था कलेक्टिवाइजेशन पता है? क्योंकि कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि उनकी जमीनें जोड़ दी जाए, ऐसे कलेक्टिव फार्म्स, कोलखोज बनाए जाए, ठीक है। कोलखोज कहा जाता था कलेक्टिव फार्म्स को। लेकिन क्या है, चाहो ना चाहो स्टेट ओनरशिप है, कम्युनिज्म है, ठीक है, गेहूं के साथ घुन पिसेगा, तो वो सारा सब कुछ हुआ था। फाइन। क्रेडिटेड विद सोवियत विक्ट्री इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर सोवियत यूनियन जीता है, नाजी फोर्सेस को हराया है, सोवियत का झंडा बर्लिन वॉल पे, अगर मतलब बर्लिन के ऊपर लहराया गया है, तो उसके लिए क्रेडिट दिया जाता है जोसेफ स्टालिन को। क्रेडिटेड विद द सोवियत विक्ट्री इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s। एंड व्हाट इज दिस ग्रेट टेरर? तो ग्रेट टेरर को समझना, देखो अब ये जो कलेक्टिवाइजेशन चल रहा है, पार्टी को कंसोलिडेट करने का काम चल रहा है ना, तो दिखती बात है, एक लाइफ लेसन सीखते जाओ यहां से कि जब आप कुछ काम करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको भी इनके जैसे करना है, मतलब आप जब अपने ऑब्जेक्टिव पर रहते हो तो अपोजिशन होता है। और इनफैक्ट क्या है कि स्टालिन के बहुत सारे प्लान्स ऐसे थे जहां पे अपने ही लोगों को कुचला जा रहा था, तो लोगों ने अपोज किया। लेकिन स्टालिन ने क्या किया उस समय पे, लोगों को क्या बोल दिया कि ये लोग तो सोशलिज्म के, कम्युनिज्म के अगेंस्ट में, देशद्रोही है, मार दो इन्हें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा भी। तो ग्रेट टेरर के नाम से मतलब जो पीरियड रहा है 1930s का, ठीक है, ही वाज वेरी अथॉरिटेरियन, ठीक है, ही वाज वेरी अथॉरिटेटिव, किसी की नहीं सुनते थे। अथॉरिटेटिव फंक्शनिंग एंड द एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन द पार्टी। तो अपनी ही पार्टी में जो राइवल्स थे उनको भी मार दिया, इस तरह से पार्टी से मतलब राइवलरी खत्म कर दी अपनी पूरी, कि कोई मेरे सामने ना बचे, ठीक है। मतलब आई एम नॉट प्रेजिंग हिज पर्सनालिटी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर मतलब आप जैसे देखोगे ना तो अधिकतर जो लेफ्टिस्ट होते हैं तो लेफ्टिस्ट से ये सवाल पूछा जाता है, लेनिन और स्टालिन। अब लेनिन स्टालिन दोनों ही लेफ्टिस्ट थे, लेकिन लेनिन ने जो भी किया तो वो आइडिया जो था नोबेलिटी के साथ किया। वो चाहते थे कि कार्ल मार्क्स जिस इक्वालिटी की बात कर रहे वो आए, लेकिन स्टालिन ने उस इक्वालिटी को छोड़ के इस अथॉरिटेरियन पार्ट पे ज्यादा फोकस किया। लेनिन स्टालिन डिबेट है, कभी कभी आप देखना तो ऐसे कुछ टॉक शो वगैरह रहते हैं तो वहां पे लेफ्टिस्ट जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट सेक्शन के लोग होते हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है, लेनिन और स्टालिन, ठीक है। तो वो वाली कहानी है यहाँ पे। तो इस तरह से स्टालिन वॉज नॉट सो कह सकते हैं कि प्रेज्ड पर्सन इन सोवियत यूनियन, ठीक है। तो आयरन और स्टिक के मतलब कैरेट स्टिक की अगर बात करें तो ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ स्टिक, ठीक है। स्टिक की मदद से उन्होंने पावर तो बनाए रखा। सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था तो उस टाइम पीरियड पे क्या है, स्टालिन को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि सोवियत विक्ट्री वहां पे इंश्योर करी। फिर आता है निकिता क्रुश्चेव। तो जितने लोग नाम सुनते पहले थे, निकिता कोई फीमेल भी लीडर बनी थी क्या, तो एक चीज बता दें, ही वाज द पर्सन, निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। तो निकिता क्रुश्चेव की अगर बात करें तो स्टालिन की डेथ होती 53 में। 53 के बाद में 53 से 64 तक कमांड किसने संभाली? निकिता क्रुश्चेव ने, ठीक है। 64 तक कमांड निकिता क्रुश्चेव ने संभाली। ही वाज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 53 टू 64। डिनाउंस स्टालिन्स लीडरशिप। अच्छा, डी स्टालिनिफिकेशन, ठीक है, डी स्टालिनिफिकेशन या फिर ऐसे कोई एक वर्ड होता है, पढ़ोगे आप, तो ही डिनाउंस्ड स्टालिन्स लीडरशिप स्टाइल। तो स्टालिन ने जितना स्ट्रिक्ट रखा था ना चीजों को, तो वो स्ट्रिक्टनेस कह सकते हैं कि स्टालिन की डेथ के बाद में धीरे धीरे कम होते चले गई है। और इसी पॉइंट को कहा जाता है कि सोवियत यूनियन, ठीक है, राइज ऑफ सोवियत यूनियन एंड फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। और ये जो टाइम पीरियड अगर आप ऐसा ग्राफ बनाओगे तो ये टाइम पीरियड हो जाता है 53 के बाद में जैसे कमांड किसके पास में, हु बिकेम द सुप्रीम ऑफ यूएसएसआर, तो दिस वाज ही वाज द पर्सन, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ने पावर जब अपने हाथ में ले ली ना, फिर क्या हुआ पता है, निकिता क्रुश्चेव के पावर हाथ में लेने से ही उन्होंने बोला कि जो स्टालिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना, इतना स्ट्रिक्ट होना है, वेस्ट को एकदम कड़ा दुश्मन मानना है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इतना आप क्या करना है कि झंडा बस सबसे ऊपर, तो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप उसको पसंद नहीं आया। किसको? निकिता क्रुश्चेव को। एंड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन 1956। तो धीरे धीरे कुछ रिफॉर्म्स लाया, ठीक है, रिफॉर्म्स लाया। और इसी के साथ समझना, देखो 64 टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, इससे नहीं, हाँ खैर अभी समझो आगे कहानी, ईयर्स में कभी उलझना मत, मैं भी ये कोशिश करता हूं कि ईयर्स में ना मैं उलझूं ना आपको उलझाऊं, तो अभी आगे समझाऊंगा वो चीज। तो ये सजेस्टेड पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करी।
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विथ वेस्ट। तो अब आप देखो जो ईस्ट और वेस्ट में तो एकदम दरार डाल दी थी किसने, स्टालिन के टाइम पीरियड में, उस दरार को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई यहाँ पे। उस मतलब ये टाइम पीरियड कोल्ड वॉर वाला ही है, टाइम पीरियड कोल्ड वॉर वाला ही है। और इनफैक्ट देखोगे तो इस टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है, बर्लिन ब्लॉकेड देखने को मिलता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखने को मिलता है। लेकिन उन सारे टाइम पीरियड में जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या होता है, सोवियत यूनियन जो है तो अपने शिप्स को विड्रॉ कर लेता है। तो एक तरह से इनकी जो पॉलिसी थी निकिता क्रुश्चेव की, उसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है, विथ वेस्ट। तो विच वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द लिस्ट ऑफ स्टालिन्स लीडरशिप स्टाइल। गेटिंग द आइडिया, ठीक है। इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग पॉपुलर रेबेलियन इन हंगरी एंड इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इन्वॉल्व थे, साथ ही साथ में पॉपुलर रेबेलियन इन हंगरी। देखो अभी आइडियोलॉजी किसी ने नहीं छोड़ी है। हंगरी कौन था, ठीक है, मतलब हंगरी देश जो है, तो आपको मैंने क्या बताया, एक तो यूएसएसआर था, वॉर्सो पैक्ट साइन होती है 1955 में। तो वॉर्सो पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि पोलैंड हो गया, पोलैंड के बाद में चिकोस्लोवाकिया की, अल्बेनिया की बात कर लो, हंगरी की बात कर लो, ईस्ट जर्मनी की बात कर लो, तो मतलब ईस्ट बर्लिन की बात कर लो, ये सारे देश क्या है, वॉर्सो पैक्ट के हिसाब से यूएसएसआर के दोस्त थे, ठीक है, मिलिट्री अलायंस था ना। तो उस मिलिट्री अलायंस का काम क्या था पता है, उस मिलिट्री अलायंस का काम यह था कि इन देशों में अगर मान लो कि नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी अगर आएगी ना, तो क्या होता था कि यूएसएसआर मदद कर देता था वहां पे जो रिवॉल्ट होता था उन्हें सप्रेस करने में। समझना, यूएसएसआर का पार्ट नहीं है हंगरी, लेकिन कम्युनिस्ट सिस्टम जो था, तो उस कम्युनिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में अगर कोई पॉपुलर अपराइजिंग होती है उन देशों में, तो सप्रेस करने में यूएसएसआर बहुत आगे हो जाता था, ठीक है। तो निकिता क्रुश्चेव के टाइम पे जो हंगरी में कह सकते हैं कि पॉपुलर रेबेलियन हो रहा था, उसे सप्रेस किया गया एंड ही वाज इन्वॉल्व इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, हाई टाइम इन दी कोल्ड वॉर पीरियड। आगे बढ़े, लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है, लियोनिड ब्रेजनेव की बात करते हैं। लियोनिड ब्रेजनेव, ये इनका डेट ऑफ बर्थ रहता है, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बर्थडे आता रहेगा, हम इधर ध्यान देते हैं। तो ही केम इनटू द पावर इन 1964 टू 82, डेथ के बाद में। तो यहाँ पे लाइफ टाइम पावर मिलती थी एक तरह से समझा जाए तो किसकी डेथ हुई, डेथ हुई निकिता क्रुश्चेव की। निकिता क्रुश्चेव की डेथ के बाद में लियोनिड ब्रेजनेव जो है वो पावर में आते हैं, ठीक है, एंड ही रिमेन फॉर अ गुड टाइम पीरियड 64 से 82 तक की अगर बात करें। और इस टाइम पीरियड में मतलब बहुत बदलाव आ गया था। मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ ऐसे बताया था ना, सोवियत यूनियन और फिर सोवियत यूनियन का फॉल। तो कुछ तो पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात किसने करी, कुछ तो पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात अगर आप समझोगे तो वो करी किसने, निकिता क्रुश्चेव ने। उसके बाद में ये जो लीडर है, तो लियोनिड ब्रेजनेव की अगर हम बात करें तो लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पीरियड में और बहुत ज्यादा बदलाव आए। जैसे ही प्रपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, तो अब उन्होंने यूएसएसआर से बाहर जाके एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की बात करी। और एक चीज बताऊं मैं बहुत अच्छी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन समझना, क्योंकि आपका एक टॉपिक जो है ना इस चैप्टर में बताया, एडिशनल टॉपिक्स में क्या है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है, अफगान वॉर वगैरह जो है, तो वो भी समझ लो यहाँ पे अच्छे से। देखो टॉपिक तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, लेकिन आप कनेक्टिविटी ऐसे डेवलप करना कि वो अफगान वॉर क्यों टॉपिक में ऐड किया गया पता है, क्योंकि ये जो एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की बात की है ना, तो यहां पे एक ट्रीटी साइन होती है यूएसएसआर और अफगानिस्तान के बीच में। देखो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द ईयर, मुझे एग्जैक्ट ध्यान है, शायद 79 है, तो हाँ 79 इन्हीं के टाइम पीरियड में साइन हुई थी। तो ही प्रपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। अब ये जो एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम था, तो इसमें एशिया के कुछ देशों के साथ में दोस्ती होती है, किसकी, यूएसएसआर की। अब यूएसएसआर की दोस्ती होती है तो जैसे हम क्या देखेंगे कि यूएसएसआर और अफगानिस्तान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है। तो यूएसएसआर प्रॉमिस करता है कि हम, आप जो गवर्नमेंट थी उस समय पे, कि हम आपका मदद करेंगे, सारी चीजें। इंडिया के साथ में क्या होता है, यूएसएसआर इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी 71 इसी टाइम पीरियड में साइन होती है। तो जो एशियन नेशन थे ना, उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पाले में लाने का प्रयास किया था लियोनिड ब्रेजनेव ने। फिर क्या होता है, एसोसिएटेड विद द डीटेंट फेज। अब आपने कोल्ड वॉर जब पढ़ा था तो आपने डीटेंट फेज नहीं पढ़ा, लेकिन कोल्ड वॉर में डीटेंट फेज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। डीटेंट फेज मतलब क्या होता है पता है, डीटेंट फेज का मतलब ये होता है कि कोल्ड वॉर में जो राइवलरी एकदम गर्म हो रहे थे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद में क्या माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है, कोल्ड वॉर में वॉर लाइक सिचुएशन कोल्ड हो जाती है। तो वो जो डीटेंट फेज है ना, उसे कहा जाता है कि जब आप क्या है कि जो राइवलरी थोड़ी कम हो जाती है। तो डीटेंट फेज जो है, इसमें क्या है, यूएस के साथ रिलेशन बेहतर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल है लियोनिड ब्रेजनेव का। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, निक्सन जो था प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट निक्सन जो थे, तो निक्सन प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट जो थे रिचर्ड निक्सन अलॉन्ग विथ हिज स्टेट सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टेट, नाम है हेनरी किसिंजर। मुझे क्यों ध्यान है बताता हूं, इसलिए क्योंकि ही इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे बुक लिखी है कुछ, तो वो बुक्स आप पढ़ेंगे कब, आप जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे। तो हेनरी किसिंजर जो है ना, हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन ये मिलने जाते हैं, कहां पता है, मॉस्को समिट होता है। तो मॉस्को में ब्रेजनेव,
हेनरी और मतलब जो रिचर्ड निक्सन है, ठीक है, ये लोग मिलते हैं, ठीक है, हेनरी किसिंजर वगैरह, इनकी सबकी मीटिंग होती है और इनफैक्ट आप देखोगे तो इसी टाइम पीरियड में क्या है, इसी टाइम पीरियड में जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, देखो ऐसे कनेक्ट करना है। इसी चैप्टर में आपने पढ़ा क्या कि वो ट्रीटी साइन हुई थी ना, क्या एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके बाद में आप सॉल्ट की बात करोगे, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, तो सारा सब कुछ साइन यही हो रहा है, ठीक है, तो वो सारा सब कुछ साइन हो रहा है। तो डिटेंट फेज जो है कि जिसमें रिलेशन यूएस के साथ थोड़े सुधारे हैं यूएसएसआर ने, तो यूएसएसआर क्या हो रहा है, जो स्टालिन स्टाइल था, स्ट्रिक्ट स्टाइल था, उससे थोड़ा दूर आते जा रहा है। आ रहा है ना समझ में, वेस्ट और ईस्ट के बीच में डिवाइड अब कम हो रहा है। कोल्ड वॉर पीरियड है, मान लिया वाली बात, लेकिन ये डिटेंट फेज था। रिलेशंस यूएस के साथ इंप्रूव हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोनिड ब्रेजनेव, फाइन। फिर क्या होता है, इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग अ पॉपुलर रेबेलियन इन चेकोस्लोवाकिया एंड इन्वेडिंग अफगानिस्तान। अब देखो अफगान इन्वेशन जो है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है, जो टॉपिक ऐड हुआ उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया यही देता हूं मैं। क्या होता है, He was involved in suppressing popular rebellion in Czechoslovakia। जो वार्सो पैक्ट था, तो वार्सो पैक्ट का एक मेंबर कौन था, चेकोस्लोवाकिया। अब चेकोस्लोवाकिया में क्या होता है, चेकोस्लोवाकिया में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो वहां प्रोटेस्ट होते हैं। जो चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ना, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होते हैं। लोग बोलते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो लियोनिड ब्रेजनेव ने क्या बोला, ऐसे कैसे डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। तो जो वार्सो पैक्ट के नेशंस थे, तो सोवियत यूनियन हो गया, सोवियत यूनियन के साथ साथ में और भी जो कुछ देश थे, उनकी आर्मी चेकोस्लोवाकिया में घुस जाती है और जो रेबेलियन था उसको सप्रेस कर देती है। तो एक बार तो सप्रेस कर देते हैं वो रेबेलियन को, लेकिन फिर चेकोस्लोवाकिया में 89 में फिर सब रेबेलियन होंगे, ठीक है। देखो कनेक्ट करो, तो 89 में चेकोस्लोवाकिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया बन जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होगा ना, तो उसके पीछे कारण यही रहेंगे कि जब तक सोवियत यूनियन थोड़ा पावरफुल था, जैसे लियोनिड ब्रेजनेव के अंडर में, तो उस समय पे तो उन्होंने रेबेलियन जो था उसको सप्रेस कर दिया चेकोस्लोवाकिया का, ठीक है। लेकिन डिमांड नहीं, मतलब आप एक बार दबाओगे फिर निकल के आएगी डिमांड, तो डिमांड खत्म नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे तो जो इस तरह के पॉपुलर रेबेलियन होते थे फॉर डेमोक्रेसी और अगेंस्ट दी कम्युनिस्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये डायरेक्ट यूएसएसआर का पार्ट नहीं था, लेकिन वार्सो पैक्ट का मेंबर था, इसके लिए यूएसएसआर बचाने पहुंच गया। फिर इन्वेडेड इन अफगानिस्तान। अब ये अफगानिस्तान इन्वेशन क्या है सर, ये समझ नहीं आता है कभी। चलो कहानी सुनो, एक समझोगे। क्या होता है कि मैंने आपको बताया अभी कि वो जो एशियन यूनिटी की बात करी थी, एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी की, तो उसमें यूएसएसआर और एशिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली है, ठीक है। अब फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर ने किसके साथ करी थी, वहां की गवर्नमेंट के साथ में। अब क्या होता है कि लोग जो है ना, कहां पे, अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में लोग जो है एक तरह से क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कौन, तो जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे, तो आज आप जिन्हें मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं, वहां पे जो अफगानिस्तान में आज भी जो क्राइसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए ना, वहां पे जो अफगानिस्तान में क्या कहेंगे हम कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे, वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट थी, कब गवर्नमेंट थी, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में जिस गवर्नमेंट ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी, मतलब जो यूएसएसआर और अफगान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो कि कह सकते हैं थोड़ी सी लिबरल थी, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो लोगों ने प्रोटेस्ट करा, और लोग कौन थे, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। वो अफगान को एक तरह से कह सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे थे, फाइन। अब क्या हो रहा था कि उन्होंने मदद मांगी, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने बोला कि अपन ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी है, तुम आके बचाओ मुझे, यूएसआर से बोला, नहीं तो ये पलटा देंगे तख्ता हमारा, ठीक है। तो यूएसएसआर इंटरवीन कर जाता है, एंड दिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द हिस्टोरिकल ब्लंडर, ठीक है। कैसे कि यूएसएसआर जब इन्वॉल्व हो जाता है ना, यूएसएसआर इन्वेड करता है अफगानिस्तान में, तो मतलब यूएसएसआर का इन्वेजन आई गेस 81 है, डेट्स में आई एम लिटिल कंफ्यूज, ठीक है। आपको भी डेट्स याद नहीं रखना, लेकिन एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो 81 में क्या होता है, अफगानिस्तान इन्वेड करता है। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, अफगानिस्तान इन्वेड किसके लिए क्यों कर रहा है, क्योंकि जो स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थी उसे बचाना था, किससे, तो जो प्रोटेस्टर्स थे उनसे, ठीक है, जो रेबिलियन हो रहा था उससे बचाना था। तो अब अफगानिस्तान चले तो गया, लेकिन पॉइंट समझना यहां पे देखो, अफगानिस्तान में इन्वेजन यूएसएसआर का, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कारण बनता है। कैसे, तो अफगानिस्तान में जाता है कौन, यूएसएसआर की फोर्सेस उतर गई, सोवियत फोर्सेस जो उतरी ना, तो पहले तो क्या हुआ कि सोवियत फोर्सेस का आना ही वहां के लोगों को खराब लग गया। दोनों तरह के रिएक्शन थे, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर थे उन्होंने बोला अच्छी आ गई कि ये जो प्रोटेस्टर इनको सप्रेस कर देगी, लेकिन जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट प्रोटेस्टर्स थे ना, उन लोगों ने कैसे देखा कि अफगानिस्तान को वो इस्लामिक लैंड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो लोग आए ये क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, एथीस्ट है, कम्युनिस्ट आर कंसिडर्ड एज एथीस्ट, वो धर्म को नहीं मानते। तो उन्होंने जो वहां के जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे, जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने बोला कि आ कैसे गए हमारे देश में, तो झड़प हो जाती है। मतलब आप देखोगे तो अफगानिस्तान में क्या हो गया, अफगानिस्तान में इन्वेजन जो है यूएसएसआर का, वो यूएसएसआर को भारी पड़ गया,
लगभग 15,000 सोल्जर्स की डेथ होती है। 15,000 बहुत होता है, ठीक है। यूएसएसआर के 15,000 सोल्जर्स की डेथ होती है और अल्टीमेटली क्या होता है, 1989 तक वापस सारे सोल्जर्स को बुलाना पड़ता है अफगानिस्तान से यूएसएसआर को। तो इस तरह से एक फेलियर, हिस्टोरिकल ब्लंडर दर्शाया गया है। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो बैक होम क्रिटिसिज्म हुआ ना यूएसएसआर का, जो सोवियत गवर्नमेंट थी उसका जो क्रिटिसिज्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का क्रिटिसिज्म हो गया, गए वहां पे हमारे सोल्जर्स की डेथ करवा के लिए आए। तो एक कारण यह भी दिया जाता है कि अफगानिस्तान में इन्वेड करना और डिस्क्रेडिट, मतलब एक तरह से क्या लाया, अफगानिस्तान का इन्वेजन डिस्क्रेडिट लेके आया कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, यूएसएसआर के लिए, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के पीछे का कारण एक वो भी है, ठीक है, कि वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया यूएसएसआर की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। कर पाए ना करेक्ट। तो इस तरह से लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ वो समझ में आया आपको। आगे बढ़े, अब मिखाइल गोर्बाचेव की बात करते हैं। देखो मैं आपको बहुत डायमेंशंस दिखा रहा हूं, उम्मीद ये करूंगा कि आप अच्छे से समझ लो सारी चीजों को। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो हमें पता है लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आइडेंटिफाई करते चल रहे हैं, लेकिन आपको जब एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको एक कॉम्पिटिटिव्स के आगे प्रिपरेशन करोगे, जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। वो हो गया। फिर क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव की अगर बात करते तो ही वाज बोर्न इन 1931। मिखाइल गोर्बाचेव की बात करते, देखो मिखाइल गोर्बाचेव की अगर हम बात करें तो दी लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पीरियड के बाद में आप देखोगे तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट ही होना, 85 से 91 में पूरी तरह से खत्म। तो इन्होंने लास्ट फेज देखा, लास्ट फेज के साथ साथ में लीडर भी ऐसे थे, ठीक है अब हो ही जाने तो डिसइंटीग्रेट, ठीक है। इनफैक्ट ही कह सकते हैं ही इज, जैसे आप देखो, ही इज ब्लेम्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसीज लाए, जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, प्रेस्टोरिका मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, उन्होंने बोला इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। एंड ग्लासनोस्ट, तो ओपननेस, तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ क्या है कि वहां से कंपनियों को आने दो, यूएसए से लगाने दो यहाँ पे प्लांट, ओपन कर दो इकोनॉमी को। तो लिबरलाइजेशन जो है यूएसएसआर का देखने को मिला। अब इनकी इस पॉलिसी के चलते क्या है, लोगों को उंगली पकड़ाई, लोगों ने पूरा हाथ खींच लिया। फिर क्या होता है, ही स्टॉप द आर्म रेस। तो जैसे आप देखेंगे तो आर्म रेस जो थी उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने स्टार्ट वगैरह जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ट्रीटी साइन करके आर्म रेस बोल दिया, हाँ यूएसए तुम ही जीत जाओ यार, ठीक है, तुम ही बना लो हथियार, हम तो नहीं बना रहे। क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी थी ना, यूएसएसआर का जो इन्वेजन था अफगानिस्तान, उसके बाद में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक का स्टैग्नेंट हो जाना, उन सारी चीजों के चलते उन्होंने बोला कहां हथियार बनाएंगे, कहां लड़ाई तो होना नहीं है, कोल्ड वॉर पीरियड है, ठीक है, लेकिन हथियार बना के हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन को और बुरा कर रहे हैं। सो ही फोकस्ड ऑन रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस ऑफ इकोनॉमी व्हिच वाज लाइक्ड बाय सम पीपल एंड व्हिच वाज नॉट लाइक्ड बाय सम पीपल, ठीक है। तो ही स्टॉप्ड द आर्म्स रेस विद यूएस, विड्रो सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सोवियत ट्रूप्स को विड्रो करना। तो मैंने बताया जैसे कि 89 तक आखिरी सोल्जर आ गया था। एंड द ईस्टर्न यूरोप हेल्प द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इनफैक्ट जो जर्मनी को क्या माना जाता था, नाक मानी जाती थी कि देखो जर्मनी का हिस्सा हमारे पास भी है और आधा हिस्सा किसके पास में है, वेस्टर्न वर्ल्ड के पास में। स्टालिन के टाइम पीरियड में वो नाक को इन्होंने कटवा दिया, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है क्या कि जर्मनी जो है यूनिफाई कर दो, वेस्ट को दे दो, खत्म बात। लोग इधर उधर छुप छुप के भी तो जा रहे हैं। तो बर्लिन वॉल का जो फॉल होता है 89 इनके टाइम पीरियड में होता है, जर्मनी को यूनिफाई करवा दिया, ठीक है। एंडेड द कोल्ड वॉर एंड ब्लेम फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। आगे ना समझ में, लेकिन देखो वही कम्युनिस्ट पार्टी नहीं छोड़ी अपनी, उन्होंने चाहा कि जितना है जो है बचाए रखो, वो लड़ाई खत्म कर दो वेस्ट के साथ में, हमने हार मान ली, हम थोल बोल रहे हैं, ठीक है। उस तरह की सिचुएशन मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पीरियड में होती है। लीडर की एक लीनियज समझ में आ गई ना आपको कि कौन कौन लीडर थे और किस तरह से डिसइंटीग्रेशन हुआ किसके टाइम पीरियड में। लास्ट बोरिस येल्ट्सिन, ठीक है। बोरिस येल्ट्सिन की अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं जो फाइनल पुश देखने को मिलता है आपको कि यूएसएसआर खत्म होकर जो रशिया बनता है, उसके लिए बोरिस येल्ट्सिन को जिम्मेदार बनाया जाता है और क्रेडिट भी दिया जाता है। दोनों तरह के लोग हैं, जो लोग बदलाव चाह रहे थे उनके लिए हीरो और जो लोग बदलाव नहीं चाह रहे थे उनके लिए विलेन, ठीक है। तो द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो रशिया कब बनेगा, 1991 में, जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगा तब रशिया बनेगा। तो रशिया का पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट, देखो अब आपकी बुक पुरानी है, कायदे से एक और नाम ऐड होना चाहिए था इसमें, व्लादिमीर पुतिन का, नहीं हुआ तो आप जानते हो अभी तो व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है। तो द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया rose to power in कम्युनिस्ट पार्टी and was made the mayor of Moscow by गोर्बाचेव। तो कम्युनिस्ट पार्टी ही ज्वाइन करी इन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के बाद में गोर्बाचेव ने इन्हें मॉस्को का क्या बनाया, मेयर बनाया, सारी चीजें, ठीक है, मॉस्को का मेयर बना दिया। लेटर ज्वाइन द क्रिटिक्स ऑफ गोर्बाचेव, लेकिन बाद में समझ में आया कि गोर्बाचेव जो है वो सही आदमी नहीं है। सही आदमी ऐसे नहीं है कि गोर्बाचेव सिर्फ दिखाने के लिए ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो जो अथॉरिटी है उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो लेटर ही ज्वाइन द क्रिटिक्स ऑफ गोर्बाचेव एंड लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी और कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ने
छोड़ने के बाद में इन्होंने रशिया में डेमोक्रेसी के लिए, मतलब आप उसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, कि रशिया का यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या किया, डिमांड किया। ठीक है, लेड दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोवियत रिजिम इन 1991, तो मतलब जो सोवियत रिजिम था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट लेड किया। अब सोवियत रिजिम को कौन चला रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में आवाज उठाई इन्होंने। प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के डिसॉल्विंग में, ठीक है, जो पॉपुलर प्रोटेस्ट था उसमें की रोल प्ले किया, एक पब्लिक फिगर की तरह इमर्ज हो गया, इसीलिए तो प्रेसिडेंट बनते हैं बाद में। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्लेम फॉर हार्डशिप सफर्ड बाय रशियंस इन द ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। अब देखो इस पॉइंट के साथ खत्म करेंगे, इस पॉइंट के साथ आगे का लूपिंग भी बता देंगे। क्या है, इन्हें भी ब्लेम किया जाता है किस चीज के लिए? अब देखो इनका टाइम पीरियड कब रहा, 1991 से 1999। 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे कि डिसइंटीग्रेशन का कंसिक्वेंसेस क्या था, शॉक थेरेपी क्या था, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में जो कंसिक्वेंसेस सफर करना पड़े हैं पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को, ठीक है, पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज को, तो वो सारी चीजें इजी नहीं थी, उसमें बहुत हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस करना पड़ा था। और जो इकोनॉमिक हार्डशिप रशियंस ने फेस करी ना, उसके लिए ब्लेम किया जाता है बोरिस येल्त्सिन को। ठीक है, क्योंकि वही लीडर थे उस समय पे। देश में स्थिति जो होगी तो जो लीडर होगा उसको ब्लेम करेंगे ना लोग। आगे समझ में, 1999 तक का मैंने आपको लीडर्स के बारे में बता दिया है। अब वैसे यूएसएसआर तो खत्म कहां हो गया था, 1991 में भी, लेकिन यूएसएसआर की लेगेसी को कौन होल्ड किए हुआ पता है? रशिया। तो रशिया की लीडरशिप 1999 के बाद में कौन किसके पास आ गई है? तो व्लादिमीर पुतिन के पास में आ गई, उन्हें जानते हो आप। ठीक है, फोटो वोटो देख लेना। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको एक मतलब कह सकते हैं एक बहुत इंसाइटफुल चीज समझाने में फ्रूटफुल रहा है। ठीक है, आपको एक पूरी पूरी पिक्चर समझ में आ गई लीडरशिप की, आई ना? बताना कमेंट सेक्शन में। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।